और छुई मुई बन के बैठना है तो क्यों बने प्रधानमंत्री? घर जाइए, गुजरात में बैठिए। किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने पगड़ी पहनी हुई थी, तो उन्हें खालिस्तानी कह दोगे आप? ये हमला नहीं है पगड़ी पर, तो क्या है मुझे बताइए। पंजाब आते हैं प्रधानमंत्री, जरा सी दिक्कत आ गई, प्रोटेस्ट हो गया, रुकना पड़ गया, तो कहते हैं अरे उनको कहना धन्यवाद, मैं सुरक्षित लौटा है। ये हमला नहीं है पंजाब की अस्मिता पर या सिखों पर। ठीक है पवन जी, आपको लेके कहा जाता है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप थोड़ा एरोगेंट भी हैं और स्कोल्ड बहुत करते हैं। लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे होते हैं तो गुस्सा आना जायज है। वो गुस्सा वही है जो शायद एक जमाने में आजादी का आंदोलन जो करते थे, शायद भगत सिंह जी को आया हो, वैसे हम कांग्रेस के लोगों को आता है। वो गुस्सा जायज है। 7 गारंटियां, 70 सीटें, ये फॉर्मूला लेके चल रही है कांग्रेस हरियाणा में। हरियाणा से स्टार्ट है। आप 70 पे क्यों रोक रहे हो हमें? आप 90 पे जाएंगे? क्या पता, अब ये तो गुस्से वाला वोट है। ये वोट 2 कारणों से पड़ रहा है, एक बीजेपी को सजा देने के लिए और दूसरा कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए। तो इतनी मजबूती से ये वोट पड़ रहा है कि अब पता नहीं ये कहां जाके रुके। तो ये गुस्से वाला जो 2014 में था और 2024 में फर्क है कोई? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। क्योंकि 10 साल आपके थे उस टाइम, अब 10 साल बीजेपी। इतना गुस्सा नहीं था, गुस्सा था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन इतना नहीं था। और गुस्से से भी ज्यादा 2014 में ये था कि चलो अब चेंज करते हैं, 10 साल हो गए, चलो अब किसी और को मौका देते हैं। ये वैसा वोट नहीं है। ये वोट ऐसा है, इनको सजा देनी है, इनको मजे चखाने हैं, ये वाला गुस्सा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हरियाणा में कांग्रेस नजर आ रही है, तो फिर ऐसे जो ऐलान है वो करने की जरूरत क्यों लग रही है? 2000 रुपए महिलाओं के लिए, 300 यूनिट फ्री बिजली, जिस स्टेट का लगभग 1.25 लाख करोड़, 1,35,40 हजार करोड़ का बजट है, उसमें से हर साल अगर महिलाओं को 2000 रुपए देने हैं तो लगभग 20-25 हजार करोड़ चाहिए। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है तो आपको ऐसे ऐलान की जरूरत है। और ऐलान की जरूरत इसलिए है कि जो जख्म लगे हैं, हर परिवार को लगे हैं, आर्थिक रूप से तोड़ दिया हरियाणा को इन लोगों, उसमें मलहम लगाने की भी जरूरत है। जो हरियाणा का कर्जा 1966 से 2014 तक का अगर आप गिने तो 70,000 करोड़ था, और 14 से 24 के बीच में 3.25 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। फिर भी हरियाणा की जनता पर जो टैक्स का वजन है, बोझ है, वो आप पेट्रोल डीजल पे स्टेट का वैट ले लीजिए, या और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे जो जीएसटी लगाया है वो ले लीजिए। हरियाणा पर सबसे ज्यादा टैक्स का बर्डन डाला है। उसके बावजूद 3.25 लाख करोड़ का कर्जा क्यों है हरियाणा के? पर जो आपके ऐलान है वो तो 3.25 लाख का करोड़ कहां तक पहुंचा देंगे उसका कोई अंदाजा लगाना। अगर 70,000 करोड़, 300 यूनिट फ्री बिजली, पंजाब में 10-12 हजार करोड़ की सब्सिडी ऑलरेडी जा रही है, 300 यूनिट फ्री वाली। मैं आपको बताऊं, अगर आप 2,000 रुपए भी दोगे, आप अगर सुरक्षा पेंशन 6,000 भी दोगे, 66 से लेकर 2014 तक सिर्फ 70,000 करोड़ लेने के बाद इतनी डेवलपमेंट अगर हरियाणा में हुई, 100 गज प्लॉट की स्कीम हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, सब्सिडीज हो, तमाम तरह की राहत इतने सालों में दी, सिर्फ 70,000 करोड़ का कर्जा लेकर, तो आप समझिए कि हमें आता है सरकार चलाना। इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। कर्जा लेकर हरियाणा को एकदम बर्बाद किया। उसके बाद भी उस कर्जे का कोई राहत किसी हरियाणा के आदमी को मिली हो, ऐसा नहीं दिखता। अच्छा, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, अगर आप नाम बताएं कि क्या खट्टर साहब ने वाकई ही कांग्रेस के किसी नेता को कुर्सी जाने के बाद संपर्क किया? छोड़िए, वो इतने मायूस आदमी थे, इतने दुखी थे, अपनी पार्टी पे दबाव डालने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया उस वक्त। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है कि फैक्ट बता रहा हूं, फैक्ट होते हैं। फैक्ट, हम लोग फैक्ट्स की ही बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। उस वक्त मायूसी में उन्होंने कहां कहां क्या क्या संदेशे भेजे, फिर दबाव डाला मोदी जी पर, दबाव बना मोदी जी पर, मोदी जी ने लोकसभा की टिकट दी। ऐसे थोड़ी टिकट मिल गई उनको और फिर मंत्री बनाया। बड़े नेता थे, लोकसभा की टिकट मिलना बहुत बड़ी बात है। नेता क्या थे? मुख्यमंत्री 9.5 से पहले क्या थे जानते थे आप? नहीं, ठीक है, 9.5 साल मुख्यमंत्री तो रहे ना। कैसे बने? पर्ची से बने। पर्ची कहां से आई? यही है समस्या। मोदी जी और अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक कठपुतली का एक मंच बना दिया। धागे यूं करते रहते हैं। अब 9.5 साल में हटा के बाहर कर, बड़े बेआबरू करके किया। तो जवाब तो दीजिए, जनता को बताइए ना, क्यों हटाना पड़ा? राहुल गांधी की स्टेटमेंट पंजाब से लेकर देश में बहुत गूंजी है, जो सिख समुदाय को लेकर दी गई, और खासतौर पर आपके पुराने साथी हैं रवनीत बिट्टू, बहुत हमला। पहले स्टेटमेंट पे आइए, बताइए क्या स्टेटमेंट? स्टेटमेंट वो कहते हैं कि एक वहां पर सरदार जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि लड़ाई इस बात की है कि सरदार जो सिख भाईचारा है, समुदाय है, वो पगड़ी बांधेगा या नहीं बांधेगा। उनको आजादी रहनी चाहिए कि वो अपने धर्म, अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सके। क्या ये गलत है? वो हिजाब पे आज आए हैं, कल क्या पगड़ी पर नहीं आएंगे? और हैरानी की बात, और हैरानी क्या हंसी की बात यह है कि परसों
MOS होम नित्यानंद राय जी को एक डेलीगेशन मिलने गई, सिरसा जी लेकर गए। वो डेलीगेशन ने राहुल जी के बयानों का विरोध किया और उसके बाद क्या बोला कि साहब हमारे जो सिख बच्चे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, उनको जो अपने पगड़ी हो, कड़ा हो, किरपान हो, वो नहीं अलाउ किया जा रहा, कोर्ट का आदेश है फिर भी नहीं किया जा रहा। तो राहुल जी ने क्या गलत कहा, मुझे बताइए। नहीं, आप बताइए कि आपको लगता है कि पंजाब में या देश में ऐसी कोई स्थिति है जहां पर कोई सिख स्थिति आए तब तक की इंतजार करें? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। ये पलट के हमें कहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है, क्या आप इंतजार करेंगे उस स्थिति की? आप करिए, हम तो नहीं करेंगे। खेड़ा साहब, वो तो किसी भी चीज के लिए किया जा आज सकता जो है कि हिजाब पे आवाज उठा रहे हैं, हिजाब का विरोध कर रहे हैं, क्या कल पगड़ी का नहीं करेंगे? संविधान कहता है कि सबको अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी होनी चाहिए, और उस आजादी के लिए लड़ना क्या गलत है? आजादी नहीं है, उसके लिए लड़ना जरूरी है। अगर लड़ना बंद कर देंगे आजादी खत्म हो जाएगी। मतलब अगर कोई दिक्कत आ रही तब हिजाब पे है क्या आजादी? बताइए। आप कहें नहीं है? नहीं, आपत्ति नहीं उठाई बीजेपी ने। कर्नाटक में क्या किया था या नहीं किया था? लगातार ऐसे। और मुझे एक और बात बताइए, किसान आंदोलन चल रहा था, आंदोलन होते हैं इस देश में, अन्ना आंदोलन हुआ हमारे खिलाफ हुआ, निर्भया का आंदोलन हुआ हमारे खिलाफ हुआ, किसान आंदोलन हुआ, किसानों ने पगड़ी पहनी हुई थी, तो उन्हें खालिस्तानी कह दोगे आप? ये हमला नहीं है पगड़ी पर, तो क्या है मुझे बताइए। पंजाब आते हैं प्रधानमंत्री, जरा सी दिक्कत आ गई, प्रोटेस्ट हो गया, रुकना पड़ गया, तो कहते हैं अरे उनको कहना धन्यवाद, मैं सुरक्षित लौट आया। ये हमला नहीं है पंजाब की अस्मिता पर या सिखों पर? नहीं, प्रधानमंत्री कहीं ना जा पाए तो दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? प्रोटेस्ट होता है, हमारे सामने भी प्रोटेस्ट हुए हैं। जब मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, JNU में प्रोटेस्ट हुआ उनके खिलाफ, क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? JNU को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा क्या? कभी नहीं कहा। इंदिरा जी के खिलाफ JNU में सीताराम येचुरी जी ने आंदोलन किया था जब वो छात्र नेता थे, क्या हुआ? अरे लोकतंत्र है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं कि क्या ऐसी स्टेटमेंट देश के बाहर देनी जरूरी है? क्यों देश के बाहर हो या घर के अंदर हो? मैं आज जो यहाँ बोल रहा हूँ, क्या विदेश में आपका चैनल नहीं देखा जाता? नहीं देखा जाता, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री बाहर जाकर कहता है मुझे शर्म आती थी कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ये अच्छा स्टेटमेंट है? मुझे बताइए। देखिए, लोकतंत्र में हम सब कोई छुई मुई बन के घर पे नहीं बैठ सकते। नेता हैं, नेतागिरी कर रहे हैं तो झेलना पड़ेगा, निंदा भी, सवाल भी, आंदोलन भी। और छुई मुई बन के बैठना है तो क्यों बने प्रधानमंत्री? घर जाइए, गुजरात में बैठिए। आपके पुराने साथी हैं MOS इस समय, वो कौन है? रवनीत बिट्टू हैं। अब वो तो देखो, प्यादों की क्या बात कर रहे हो आप? कठपुतली का खेल कौन खेल रहा है? ये कहलवा कौन रहा है? मंत्री आपको प्यादे लग रहे हैं? अमित शाह और मोदी, ये दो हैं बस, बाकी कोई नहीं है वहां। 1.5 लोगों की सरकार चल रही है, बाकी सब प्यादे हैं। आतंकवादी बोलते हैं वो राहुल गांधी को। अरे धर्मेंद्र मारवा ने तो जान से मारने की धमकी दी। तो ये जो बोल रहे हैं तो सुनाई दे रहे हैं, बुलवा कौन रहा है? कौन धमकी दिलवा रहा है? अच्छा, बीजेपी का एक और नाम है कंगना रनौत। मैं नहीं जानता उनको, मैं तो उनकी पिक्चरें भी नहीं देखी कभी। अभी तो हमें और जलील होना है। अच्छा, वैसे तो जानते हैं, मतलब बहुत सारी स्टेटमेंट्स उनकी भी आती हैं। छोड़िए ना, इन स्टेटमेंट्स में क्या होता है? ये स्टेटमेंट सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करने के लिए होते हैं कि महंगाई पे चर्चा नहीं हो जाए न्यूज रूम्स में, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो जाए, ड्रग अब्यूज पे चर्चा नहीं हो जाए, महिला सुरक्षा पे चर्चा नहीं हो जाए। इसलिए इस तरह के लोगों से ये स्टेटमेंट्स कहलवाते रहते हैं ताकि सब उसी पे चर्चा करते रहें। चलिए, आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, आपने किसानों का जिक्र कर दिया। हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर किसानों को रोका गया जो पंजाब से जा रहे हैं, अभी भी रुके हुए हैं। हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या बॉर्डर खोल दिए जाएंगे? बिल्कुल खुलने चाहिए, खुलेंगे। क्यों नहीं खुलेंगे? क्या देश की राजधानी में किसान नहीं जा सकता? दिल्ली के दरवाजे किसान के लिए बंद हैं। लानत है ऐसे लोकतंत्र पे अगर किसान के लिए वो राजधानी खुली नहीं। वो फिर हो सकता है सिंगू टिकरी पर फिर क्या उनका हक नहीं है प्रोटेस्ट? फिर वहां पर प्रोटेस्ट हो जाएगा। प्रोटेस्ट करने का हक नहीं क्या उनका? मुझे बताइए। अन्ना हजारे का हक था, बाबा रामदेव का था, किसान का नहीं है। क्यों? उनको आप आतंकवादी कह देते हो, क्यों? और वो जायज मांग कर रहे हैं, MSP पे कानून की बात कर रहे हैं। आप ही ने वादा किया था 2014 में, नरेंद्र मोदी ने किया था। हरियाणा में आपके पास क्या रोड मैप है, खासतौर पर किसानों को लेकर? किसानों को लेकर बीजेपी ने 24 फसलों वाला संकल्प पत्र में अपना जिक्र कर दिया। 24 गारंटीज आपने देखी। किसानों को लेकर विशेष तौर पे हमें लगता है कि बहुत बड़ी राहत की आवश्यकता है, खासतौर पे हरियाणा। अब आप सोचिए कि GST लग रहा है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे, ये कभी हुआ है? आपने कहा कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। आय दुगनी तो छोड़िए, आयु आधी कर दी और टैक्स का बर्डन और डाल दिया। तो उनको राहत देने के लिए जितने पैकेज हो सके, जो भी किया जा सके, 10 साल जब हमारी सरकार थी तब भी ऋण माफी भी किया, बिजली में उनको राहत मिली, तमाम ऐसे पैकेज उस वक्त भी दिए गए और आने वाले 5 सालों में और दिए जाएंगे ताकि जिस तरह से उन पर चोट पहुंचाई गई है उनको उसको ठीक किया। मेरे सहयोगी विनेश है हमारे साथ, वो भी 1-2 सवाल आपसे लेना चाह रहे थे। ठीक है पवन जी, आपको लेके कहा जाता है कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप थोड़ा एरोगेंट भी हैं और स्कोल्ड बहुत करते हैं।
एक आपकी क्लिप बड़ी वायरल होती है गुप्ता जी वाली, आपको आप जान रहे हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। क्या मेवाड़ का आदमी हूँ, मेवाड़ में राजस्थान से, थोड़ा बर्दाश्त कम होता है कई बार, तो कई बार गुस्सा आ जाता है। लेकिन गुस्सा इसलिए आया, उस जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया, पूरे देश को मूर्ख बनाया। मिडिल क्लास जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको मूर्ख बनाया, बीजेपी के साथ मिलकर बनाया। क्यों? इसकी जरूरत क्या थी? 3-4 दिन में तो रिजल्ट आना ही था। फिर आपने इतना एग्जिट पोल, और आप सारे चैनल्स एग्जिट पोल चला रहे हैं, हम सबको बैठाकर डरा रहे हैं वहां बैठे। क्या लाभ क्या था मुझे बताइए, किसको फायदा हुआ? जो बड़े बड़े 3-4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पैसा लगाते हैं, लूटते हैं, उनको हुआ, लेकिन आम आदमी को तो नुकसान हुआ ना। नहीं देखिए पवन जी, मेरा जो एरोगेंट वाला क्वेश्चन था उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखो, कांग्रेस बैक टू बैक 3 इलेक्शन हारी, बुरी तरह हारी, 44, 52, और अब अगर हम बात करें लगभग 335 सीटों के आसपास कांग्रेस लड़ी रफली, और सीटें आई 99। 3 सीटें आप बाद की ऐड कर लो, 102। स्ट्राइक रेट है 35%। 35% पे इतनी एरोगेंस, इतना गुस्सा, और ऐसे लग रहा है कि जैसे सरकार बन रही, जबकि एरोगेंस नहीं है कटारिया जी। एक इंग्लिश में एक शब्द है कन्विक्शन। अपने उसूल और अपनी विचारधारा को लेकर कोई समझौता नहीं। इसको आप एरोगेंस मान लें, गुस्सा मान लें, लेकिन गुस्सा तब आता है कि जब घोड़े पे सवार होकर ये लोग लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे होते हैं, तो गुस्सा आना जायज है। वो गुस्सा वही है जो शायद एक जमाने में आजादी का आंदोलन जो करते थे, शायद भगत सिंह जी को आया हो, वैसे हम कांग्रेस के लोगों को आता है। वो गुस्सा जायज है। नहीं, पर ये इंट्रोस्पेक्शन का विषय ना कि बैक टू बैक तीसरा इलेक्शन कांग्रेस बुरी तरह हारी। हम कर ही लेंगे अपने आप को सुधारना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तब तक घर बैठ जाएंगे। लड़ाई तो फिर भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। 2 सीटें जब आई थी भाजपा की, तो क्या वो घर बैठ गए थे? अटल जी और अडवाणी जी 2 लोग होते थे, बस लड़ते थे। ये लड़ना ही, ये लड़ाई ही तो लोकतंत्र को जीवित रखती है। अगर हम घर बैठ जाएंगे ये मान के कि कटारिया जी कह रहे हैं कि साहब 100 सीटें भी नहीं आई, क्यों राजनीति कर रहे हो, जाओ घर चले जाओ, छुट्टी पे जाओ, तो ये नहीं हो सकता। करवाली बेइज्जती नहीं, ऐसा हम नहीं चाहते। आपको गुस्सा आता है, लेकिन आपको गुस्सा याद है, दुख होता है। नहीं, आपने जिक्र किया ना कि गुस्सा इसलिए था कि वो दुख होता है, रोष होता है। आपको बीजेपी वालों पर गुस्सा आ रहा है? अच्छा, आपको कई मीडिया वालों पर गुस्सा आ जाता है, मीडिया आपको कांग्रेस पे गुस्सा नहीं आता? मीडिया और जो मतलब राज्यसभा वाला पूरा एपिसोड हुआ, आपकी तपस्या अगले दिन घर का मामला है, मैं बाहर क्यों जाके लड़ूंगा? वो मेरे को घर पे जहां लड़ना है लड़ूंगा। घर के बाहर आवाज तो आ गई ना, इसलिए नहीं, वो तो मैंने अपने लिए कहा कि मेरी तपस्या में कमी रहेगी। मैंने कहा क्या? मैं वही कह रहा हूं कि बाकियों के लिए गुस्सा है, खुद घर के लिए आपकी तपस्या। मीडिया और विपक्ष का एक ऐसा रिश्ता होता है, विपक्ष में कोई हो, आज हम हैं, कल बीजेपी थी, कल फिर बीजेपी होने वाली है। मीडिया और विपक्ष का रिश्ता बहुत घनिष्ठ होता है, कोई भी विपक्ष में हो। चलिए, वो रिश्ता टूटा पिछले 10 साल में और विपक्ष अनाथ हो गया। इस बात का अफसोस, इस बात का रोष, इस बात का दुख, और हां, कभी कभी इस बात पे गुस्सा भी आता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए, लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं, जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है, लोकतंत्र का हत्यारा। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर